तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के की ज़िंदगी आप इस कहानी से ज़रूर जान जाएंगे कि आखिर एक मिडिल क्लास लड़का किस तरह अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है। ज़िंदगी दांव पर लग जाती है लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। जो शख्स अंत तक खड़ा रहता है, वास्तविकता यही है, उसकी जीत होती ही है। तो आइए जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए मधु की एक बेहद डरावनी दास्तां, जिसे सुनकर शायद आपके भी डर के मारे रूह कांप जाएगी। 5 मार्च 1989 को जन्मे मधु का परिवार मुंबई में फुटपाथ के किनारे बने हुए एक घर में रहते थे। वो घर इतना मजबूत तो नहीं था, लेकिन उसके परिवार वाले उस कच्चे मकान से अपना काम चलाते थे। परिवार में उसके मम्मी और पापा ही थे। उसके दादाजी और दादी कब के गुजर चुके थे। जैसे तैसे वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे, लेकिन मधु के अंदर एक अलग सा टैलेंट था। जब से उसका जन्म हुआ था तो उसके 3 साल बाद ही उस टैलेंट का बंटवारा होना शुरू हो गया था। लोग पहचान चुके थे कि मधु के अंदर कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, सोने की जांच तो सुनार कर सकता है, भला एक लोहार सोने का क्या करेगा। ऐसा ही कुछ वहाँ के लोगों का था। दरअसल मधु जब छोटा था तब से उसके मुंह से एक मीठी वाणी निकलती थी। उसके गाने इतने ज़्यादा मज़ेदार होते थे कि लोग उसके गाने सुनने के लिए तरस जाते थे। ऐसा बहुत बार होता था जब लोग मधु के गाने को सुनकर खुश होने के बाद उसे पैसे दे देते थे। लेकिन मुंबई नगरी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी मधु अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका टैलेंट पहचानने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। उसकी वाणी इतनी ज़्यादा मधुर थी कि लोग उसके दीवाने हो जाते थे। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मधु की उम्र बढ़ने लगी और बढ़ती उम्र के साथ साथ मधु का चाल चलन और उसकी वाणी और भी ज़्यादा मीठी और मन भावन होने लगी। मधु हर रोज़ कहीं ना कहीं से नए नए गाने सुनता और उन्हें गाता रहता था। उसके बाद मधु मुंबई के अस्पताल में काम करने लगा। वो हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई का काम करता था। मधु जब उस हॉस्पिटल में काम करने लगा था, तब से लेकर उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए थे। मधु ने धीरे धीरे अपने परिवार की गरीबी को दूर करना शुरू कर दिया था। लेकिन महज इतने पैसों में किसी गरीब परिवार को ऊपर नहीं लाया जा सकता। इसके लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान अपने स्ट्रगल से ही ये सारी चीज़ें कर सकता है। धीरे धीरे मधु अब ये समझने लगा था कि इतने पैसों से उसका काम नहीं चलने वाला, उसे कुछ और ही ढूंढना होगा। एक बात भी सही है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं मधु इस बात को समझ गया था कि जब तक वो अस्पताल की नौकरी को नहीं छोड़ेगा, तब तक वो अपनी ज़िंदगी में किसी बड़ी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएगा। मधु का बिहेव बड़ा ही अच्छा था। वो लोगों से मीठी मीठी बात करता था और ठीक से बात करने वाले लोग तो उसके दीवाने हो जाते थे। लेकिन कहते ना, मूर्ख लोग भी समझदार लोगों की बस्ती से ही निवास करते हैं। जिंदगी के पहिए के साथ चलने वाले मधु की जिंदगी अब धीरे धीरे उभर तो रही थी, लेकिन उसके सपने साकार नहीं हो रहे थे। जिस चीज़ को वो शिद्दत से पाने की चाहत करता था, वो उसे बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। इसी बीच मधु की मुलाकात उसी हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की से हुई। वो लड़की मधु को इतना ज़्यादा पसंद आ गई थी कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। ऊपर से उस लड़की का बर्ताव और चाल चलन भी मधु से मिलता जुलता था। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बातचीत होती थी। दरअसल उस लड़की की माँ की तबीयत खराब थी और वो 1.5 महीने के लिए हॉस्पिटल में रुकने वाली थी। मधु इस बात से खुश था, लेकिन वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता था कि वो एक हॉस्पिटल का सफाई कर्मचारी है। लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में ये ख्याल आ जाता था कि कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। धीरे धीरे मधु और उस लड़की के बीच बातचीत बढ़ने लगी। फिर एक दिन हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी का आगमन हुआ। लंबी गाड़ी, पैरों में जूते, हाथ में ब्रेसलेट और चश्मा लगाए वो आदमी जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा तो लोग एकटक उसकी तरफ देखने लगे। मधु जल्दी से भागता हुआ काउंटर पर गया और उसने काउंटर पर बैठे आदमी को बताया कि कोई ऐसा आदमी हमारे हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है। इतना सुनते ही काउंटर पर बैठे उस आदमी ने कहा, एक काम करो, जाकर उस आदमी को सीधा काउंटर पर लेकर आओ, चाहे कितनी भी भीड़ हो, तुम सीधे उसे यहाँ पर लेकर आना। मधु को एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। मधु के मन में कुछ अलग ही विचार थे, जिसको वो किसी के सामने पेश तो नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद वो उस आदमी के पास पहुंचा। आदमी के पास पहुंचने के बाद सीधा उस आदमी ने मधु से कहा, अरे भाई साहब, काउंटर दिखाई नहीं दे रहा जहाँ से मुझे एक पर्ची कटवानी है। वो क्या है कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है और मुझे थोड़ा अर्जेंट है,
इतना सुनते ही मधु ने कहा, अरे हाँ हाँ साहब जी आइए ना। और इतना कहने के बाद वो उस आदमी को लेकर उस हॉस्पिटल के टिकट काउंटर पर पहुंच गया। जैसे ही वो टिकट काउंटर पर पहुंचे तो वो काउंटर वाला आदमी उस शख्स को देखकर एकदम से हैरान हो गया। काउंटर वाला आदमी मुस्कुराते बोल रहा था, अरे सर आप, लगता है आज हमारा हॉस्पिटल खुशकिस्मत बन गया है जो आप जैसे बड़े लोग हॉस्पिटल के अंदर पधारे हैं। इतना सुनते ही मधु फिर से उस आदमी को देखने लगा। फिर उसके बाद टिकट काउंटर में बैठे उस आदमी से मधु ने कहा, अरे भाई साहब ये कौन है जिनको इतना ज़्यादा आदर और सम्मान मिल रहा है? तो उस आदमी ने कहा, ये हमारे ज़िले के सबसे बड़े गायकार हैं जिनके सॉन्ग इतने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं कि लोग इनके दीवाने हैं। वो तो अच्छा है कि हॉस्पिटल के अंदर लोगों की भीड़ कम है, वरना अब तक तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती। उसके बाद उस आदमी ने कहा, अरे वो क्या है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मुझे जल्दी से अर्जेंट अपनी मम्मी को दिखाना है और उसके बाद प्रोड्यूसर से मिलने के लिए जाना है। सारी बातें मधु की समझ से बाहर थी क्योंकि वो एक भोला भाला लड़का था और बचपन से एक कच्ची बस्ती में निवास करता था, तो उसे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। हालांकि यहाँ आकर वो काफ़ी ज़्यादा सीख गया था और उसने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई भी की थी, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते मधु को पढ़ाई वगैरह से दूर रहना ही पड़ा और इस वजह से वो कुछ चीज़ों को सीख भी नहीं पाया था। मधु बचपन से ही चाहता था कि वो भी एक गायकार बने, लेकिन उसकी फूटी किस्मत में एक बार फिर से झलक दिखाई दी और वो उस गायकार से आगे कुछ बात नहीं कर पाया। इससे पहले ही काउंटर वाले आदमी ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। मधु के दिमाग में काफ़ी बातें थी जो वो उस गायक से पूछना चाहता था, लेकिन फूटी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा और बिना बात किए ही वो गायक वहाँ से चला गया। मधु उस गायक के बारे में जानना चाहता था तो उस काउंटर वाले आदमी ने बताया कि उसे एक गाने के ही करोड़ की रकम मिलती है। ये सुनकर तो मधु की आंखें फटी की फटी रह गई। मधु के दिमाग में अब एक नया कीड़ा पैदा हो गया था कि अब वो उस आदमी के गानों को सुनना चाहता था। फिर उसके बाद जब मधु ने फ़ोन में उस आदमी के गाने सुने तो वो सोचने लगा कि इस आदमी से तो मैं 100 गुना अच्छा गाना गा लेता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा टैलेंट कोई नहीं पहचान सकता। अब मधु ने ठान लिया था कि अब बहुत हो गया, उसे ये हॉस्पिटल छोड़ना होगा और उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरी जगह जाना होगा। दोस्तों, लेकिन मधु नहीं जानता था कि उसे अपनी ज़िंदगी में अब किन हालातों से सामना करना है। मधु हॉस्पिटल को छोड़ने का इरादा बना चुका था, लेकिन अब उसने एक नया फ़ोन खरीद लिया था जिससे वो सारी चीज़ों को और भी अच्छे से जान सकता था और सीख सकता था। दोस्तों, इंसान के अंदर सीखने का जो कीड़ा होता है वही इंसान को सफल बनाता है। कहीं ना कहीं मधु की सफलता के पीछे फ़ोन का भी एक बड़ा कारण हो सकता था। क्या मधु सफल होने वाला था या फिर उसकी ज़िंदगी और भी बुरी तरह से कटने वाली थी, ये सब मधु की मेहनत पर डिपेंड करने वाला था। अब जब मधु ने उस हॉस्पिटल से जाने का इरादा बना ही लिया था तो मुलाकात फिर से उसने उस लड़की से की जो उसे काफ़ी अच्छे लगने लगी थी। जब मधु उस लड़की से मिला तो उसने अपने मन के सारे भाव उस लड़की के सामने प्रकट कर दिए। उस लड़की ने बताया कि गाने सुनने का बड़ा शौक है और वो अब मधु की जुबान से एक गाना सुनना चाहती थी। मधु ने उस लड़की को रात में हॉस्पिटल की छत पर मिलने के लिए बुला लिया था क्योंकि वहाँ आजू बाजू में कोई भी नहीं रहता था। रात के लगभग 8:30 बजे या 9 बजे के आसपास वो लड़की छत पर पहुंची। तब जाकर मधु ने उस लड़की के सामने एक गाना पेश किया और उसी वक्त वो लड़की अपने सारे दुख दर्द से मुक्त होकर मधु की गोद में सोने लगी। करीबन 1.5 या 2 घंटे के बाद जब उस लड़की की आँख खुली तो उसने देखा कि वो मधु की गोद में सोई हुई थी और मधु बड़े ही प्यार से उसके सर को सहला रहा था। कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि उसे अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है। दोस्तों, ज़िंदगी के हर मोड़ में हमें बहुत सी बुरी चीज़ें मिलती हैं तो उनसे भी कई अच्छी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। वो हमें उन चीज़ों को ठीक तरीके से हासिल करना होता है। उस रात मधु ने अपनी ज़िंदगी की आधी जंग जीत ली थी और अब वो लड़की भी मधु को पसंद करने लगी थी। दोनों के बीच अब बातचीत शुरू हो गई थी। वो लड़की भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और मधु भी एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का था। ऊपर से उनकी जात पात भी एकदम सेम थी। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भगवान खुद ही बना देता है और मिलाने का भी एक अलग सा तरीका होता है। तभी उस लड़की के सुझाव पर मधु ने ठान लिया था कि अब बहुत हो गया, उसे हॉस्पिटल का ये सफ़र यहीं पर ख़त्म करना होगा और उसे मुंबई के एक मोहल्ले में जाना है जहाँ पर एक प्रोड्यूसर रहता है। हालांकि ये सब इतना आसान तो नहीं था, लेकिन अब होने वाले अपने जीवन साथी और बाकी चीज़ों को लेकर मधु काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। पढ़ाई में भी इतना इंटेलिजेंट नहीं था वो, लेकिन माइंड इतना बढ़िया काम करता था कि मधु हर चीज़ को काफ़ी जल्दी समझ जाता था।
अब उसने ठान लिया था कि वो जल्द ही अपनी किस्मत को बदलने वाला है। उसके बाद शुरुआत हुई एक डर और खौफ की दुनिया की। अब तक मधु ने काफ़ी चीज़ें ऐसी भी देखी और सुनी थी जिन पर किसी ने विश्वास नहीं किया होगा, जिन्हें हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नाम से भी नवाजा करते हैं। दोस्तों, उसके दूसरे ही दिन मधु अपनी उस होने वाली पत्नी को वहीं पर छोड़कर वहां से निकल पड़ा। अब मधु उस मोहल्ले के लिए निकल रहा था जहां पर एक प्रोड्यूसर काम करता था। वो तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रहा था कि आज वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल रहा है। गाना गाने का उसका ये शौक जिंदगी का उसे कोई भी मुकाम हासिल करवा सकता था। मधु काफ़ी ज़्यादा खुश होने के बाद उस मोहल्ले के लिए निकल रहा था। उसके दिल में खुशी बनी हुई थी और साथ ही थोड़ा थोड़ा डर भी था और बेचैनी भी भरी हुई थी। लेकिन किसी तरह जब वो उस मोहल्ले में पहुंचा तो पहले 10 दिन के अंदर तो उसे ठीक से अड्डा भी नहीं मिल पाया। और जब गुजारा बसेरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अंजलि नाम की उस लड़की से थोड़े बहुत पैसे भी लिए थे। वो आजू बाजू में रहने वाले प्रोडक्शन से कनेक्टिंग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी उसे कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मधु के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और जब उसने फ़ोन की ओर देखा तो उसने पाया कि फ़ोन पर एक अननोन नंबर था। उस मोहल्ले में आने के 1 महीने के बाद हुआ था वो। जब उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, आपने किसी लिस्ट में गाना गाने के लिए पत्र डाला है, इसलिए आप हमें अपना सैंपल भेज देना, या फिर हमारे मोहल्ले के बिल्डिंग नंबर 884 पर आकर आप हमें गाने का एक सैंपल सुना देना। उस वक्त मधु काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने जल्दी ही हाँ बोल दिया और फिर उसने गाना गाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके बाद जब मधु उस जगह पर पहुंचा तो उससे एक गाना गवाया गया। गाने को सुनकर वहाँ के लोगों ने उसकी काफ़ी तारीफ भी की, लेकिन फिर एक बार वो बड़े लोगों के जाल में फंस गया था। अब भी उसे गाने गाने का 10% ही मिलता था। उसका कारण ये था कि वहाँ पर रहने वाले उसके ऊपर वाले गायकार उससे गाने ले तो लेते थे, लेकिन बिना कुछ किए 90% खुद रख लेते थे। फिर एक बार उसके मन में उम्मीद तो जग गई थी, लेकिन अब उसका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मुश्किल से उसका एक गाना सिलेक्ट होता और बाकी के गानों को रिजेक्ट कर दिया जाता था। मधु अब फिर से हताश होने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अब वो तो उस शहर को छोड़कर वापस जाना चाहता था, क्योंकि वो समझ गया था कि उसका टैलेंट यहाँ भी कोई नहीं पहचान सकता। वो जिस काम से यहाँ पर आया था वो उसका पूरा नहीं हो पाया। मन में डिप्रेशन लिए मधु वापस निकलने के लिए सोच रहा था कि उसके फ़ोन की 1 घंटी बजने लगी और जब उसने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, मिस्टर मधु, मैं उसी मोहल्ले में रहने वाला प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ। मैं फिल्मों में काम करता हूँ और मुझे उस फिल्म के लिए एक अच्छे गायकार की ज़रूरत है। अगर आप अपना गाना मेरे सामने पेश करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हो सके मैं आपको सिलेक्ट भी कर सकूँ। उस वक्त मधु इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी उसने सोचा कि अब तो उसका काम बन ही जाएगा। अब वो बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करेगा और उसे ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने उससे काम करवाने के लिए यहाँ पर रोका हुआ था। अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अब फिर से उसने अपने गाने पर काम करना शुरू कर दिया था। मधु पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब उसे बस अपने गाने को उस प्रोड्यूसर के सामने रखना था और किसी भी तरह उसको इम्प्रेस करना था। मधु ने इतने अच्छे तरीके से तैयारी की थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। उसे लग रहा था कि उसके सालों की मेहनत आज रंग लाएगी। और फिर सुबह हुई तो सुबह के 10 बजे के आसपास उस प्रोड्यूसर ने उसे अपने बंगले पर बुलाया था। वो तुरंत ही अपना बैग उठाकर उस बंगले के लिए निकल पड़ा। मधु पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े आदमी से मिलने वाला था तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। डर भी सता रहा था। लेकिन उसके बाद वो जैसे उस बंगले के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि 2 आदमी उसे लेने के लिए बाहर आए थे। उसके बाद मधु को उस बंगले के अंदर ले जाया गया। जैसे ही वो उस बंगले के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक रईस आदमी बैठा हुआ था जो अपनी कुर्सी पर बैठकर मधु को अपने सामने बुला रहा था। मधु अपने हाथ में कागज़ के कुछ पन्ने लिए उसके सामने जाकर बैठ गया। मधु घबरा रहा था, लेकिन वो इस बात को जानता था कि आज उसे किसी भी तरह से इस आदमी को इम्प्रेस करना है। फिर उसके बाद वो आदमी एक हल्की सी स्माइल देते बोला, आप मुझे बिना म्यूजिक के ही गाना सुनाएंगे? तो मधु ने अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। मधु तो अपने टैलेंट का बखान तो करने आ गया था, लेकिन अब जो आगे होने वाला था उसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। फिर उस सामने बैठे प्रोड्यूसर ने कहा, चलो अब आप अपना गाना स्टार्ट कीजिए। फिर मधु ने अपनी मधुर वाणी से गाना सुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही गाना खत्म हुआ तो वो प्रोड्यूसर अपना सर पकड़कर बैठ गया
और फिर एकदम से उठा और चिल्लाते हुए बोला, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तुम जैसे गायकार ही इसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इतना सुनते मधु तो पूरा अंदर तक टूट गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि यह इंडस्ट्री इतनी बेकार है कि यहाँ लोगों के टैलेंट को नहीं पहचाना जाता। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पर जब बात आई तो वो अब तक पूरी तरीके से टूट गया था। उसे अपने ही टैलेंट से नफरत होने लगी। उस रईस आदमी ने कागज़ के पन्नों को फाड़कर मधु के चेहरे पर फेंक दिया, जिस वजह से मधु को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो इतना ज़्यादा टूट गया था कि उसके अंतर्गत चलने तक की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे मधु उस बंगले से बाहर निकला और अपने टूटे इरादों के साथ वो जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर की तरफ तो घनघोर बारिश शुरू होने वाली थी। काले बादलों ने पूरे के पूरे आसमान में डेरा डाल दिया था। उस अंधेरी रात में जोर से चीखता हुआ ये सन्नाटा हर किसी को डरा देने के लिए काफ़ी था। डर से मधु के हाथ पैर काँप रहे थे और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो उस बंगले से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंच गया, लेकिन इतने में ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मधु के पास अब काफ़ी कम पैसे बचे थे। एक पल के लिए भी अब वो मुंबई में रुकना नहीं चाहता था। उसने सोच लिया था कि अब वो अपने गांव जाएगा और वो अपने माता पिता के साथ रहेगा, जिससे उसका मूड ठीक हो सके, क्योंकि अब उसे इस इंडस्ट्री से बहुत दूर जाना था। मधु ने अपना करियर ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकला तो अचानक से ही बारिश शुरू हो गई। बारिश इस कदर बरस रही थी जैसे कि अब यहाँ से निकलना नामुमकिन सा हो गया था। सड़क के किनारे एक पेड़ बना हुआ था। मधु उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी एक गाड़ी आकर उसके बगल में रुकी। जैसे ही गाड़ी उसके बगल में रुकी तो उसने देखा कि गाड़ी के अंदर कोई बड़ा आदमी लग रहा था जो गोरे गोरे रंग का था। फिर उस आदमी ने गाड़ी का शीशा गिराया और कहा, क्या हुआ भाई साहब, परेशान लग रहे हो? मधु को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे साक्षात भगवान मिल गया हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मधु उसे अपने सारे दुख बताना चाहता था। इतने में मधु के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इसी बीच उस आदमी ने भी मधु को अपनी गाड़ी में बैठा लिया था। गाड़ी में बैठने के बाद उसे काफ़ी ठीक महसूस हो रहा था। फिर कुछ देर तक तो बात करने के बाद उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो मधु ने उस आदमी को सारी बात बता दी। बातों को सुनकर आदमी ने कहा, देखिए भाई साहब, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हर किसी के पास नहीं होता है। आप अपने करियर पर फोकस कीजिए। इतना कहने के बाद जब मधु ने अपने गांव छोटेपुर जाने वाली बस के बारे में पूछा तो उस आदमी ने कहा, यहाँ से आगे एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम बड़ी खुड़ी है और आप वहाँ से कोई बस पकड़ सकते हैं। शायद आपके गांव जाने वाली बस वहीं से निकलती है। मैं उस गांव के आजू बाजू में रहता हूँ। लेकिन मधु ने सोचा कि आज से पहले तो उसने किसी ऐसे गांव को नहीं देखा था, फिर ये किसकी बात कर रहा है। मधु उससे बताने लगा कि ऐसा कोई गांव रास्ते में नहीं आता। तो उसने बताया कि वो काफ़ी अच्छे से जानता है क्योंकि वो उसी गांव के एकदम पास रहता है। फिर मधु ने कहा, चलो ठीक है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो, अगर बरसात बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। उस आदमी ने मधु को उसी गाँव के अंदर छोड़ दिया जहाँ पर एक बस स्टैंड था। मधु को अब इंतज़ार था तो बस के आने का। कुछ देर के बाद भी बस पहुँच गई और जब बस कंडक्टर ने उसने आगे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो बस मधु के गांव ही जा रही है। फिर उसके बाद वो बस के अंदर बैठ गया और सफ़र करने लगा। कुछ देर के बाद एक चाय की केतली लेकर एक चाय वाला बस में आ गया। बीच रास्ते में चाय वाले को बस में देखकर मधु पूरी तरह से हैरान हो गया था। इससे पहले वो कुछ पूछताछ करता कि उस चाय वाले ने कहा, चाय लीजिए भाई साहब, चाय। लेकिन मधु ने मना कर दिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। मगर उस चाय वाले ने किसी भी तरह मधु को मजबूर करके चाय पिलाई ही दी और उसी वक्त मधु अपने शरीर में भारीपन महसूस करने लगा। तभी उसने देखा कि उस बस के अंदर सारे के सारे मुसाफिर लोग नींद में सो रहे थे। डरावनी बात तो ये थी कि उन सभी की गर्दन उन्हीं के धड़ से लटकी हुई थी, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बाद मधु ने जैसे उस चाय वाले की तरफ देखा तो वो चाय वाला अब वहाँ से गायब हो चुका था। तभी कंडक्टर पैसे मांगने के लिए उसके सामने दाखिल हुआ। तभी मधु अपनी जेब को टटोलने लगा और देखने लगा कि उसके जेब के पैसे कहाँ गए। फिर उसे याद आया कि पैसे तो सारे खर्च हो चुके हैं। तभी उसने कंडक्टर की तरफ गर्दन उठाई ये कहने के लिए कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो वो कंडक्टर भी एकदम से ही वहाँ से गायब हो गया। ये सब देखकर मधु बहुत ही बुरी तरह से डर गया था और अब बस के अंदर बैठे सारे मुसाफिर लोगों की गर्दन उनके धड़ से लटक रही थी।
वो समझ गया था कि यहाँ कुछ तो चक्कर है। बस की स्पीड नॉर्मल नहीं थी और बस भी काफ़ी रफ्तार से भाग रही थी। तभी उस बस के मुसाफिर अपने अपनी सीट से खड़े होने लगे और मधु की तरफ बढ़ने लगे। अब उनका शरीर और भी ज़्यादा डरावना बन गया था। उसके बाद मधु उन सबको देखकर बुरी तरह डर गया और अपनी सीट से उठने लगे। तभी मधु ने देखा कि अब वो सभी और भी ज़्यादा डरावने रूप में आ गए थे। इस वक्त तक मधु इतना ज़्यादा डर गया था कि वो बस के दरवाजे के पास पहुंचा और फिर उसे पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा। धक्का लगने के कारण धड़ाम से वो नीचे गिर पड़ा और वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उसका शरीर एकदम सही सलामत था, कहीं कोई खरोंच तक नहीं आई थी। फिर उसने अपने सामने एक बूढ़े आदमी को पाया। उस बूढ़े आदमी को देखकर मधु ने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उस बस के अंदर प्रेत आत्माएं भटकती हैं। शायद तुम किसी गलत बस में बैठ गए थे और ये वो बस थी जिसके अंदर सफ़र करने वाला हर इंसान मर जाता है। तुम बहुत ही अच्छी किस्मत वाले हो कि जिंदा बच गए। ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी के पीछे किसी की सफलता का हाथ है। जिस काम को तुमने अधूरा छोड़ रखा है उसे पूरा करने के बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उस वक्त मधु के सीने में आग जलने लगी कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो जिंदा बच गया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो या तो वो पागल हो जाता या फिर उसकी मौत हो जाती। दोस्तों, आगे मधु के साथ क्या हुआ? क्या मधु अपने इरादों को लेकर फिर से मुंबई गया या फिर कुछ और? ये सब तो मैं नहीं जानता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।